हाँ भाई, क्या चल रहा था लास्ट टाइम? अरे रवि, वो फाइल लगा दो यहाँ, वो पड़ी है ना 25 दिन वाली। लो, ये लो गुड़िया, किसका है ये? हाँ, साइंस पढ़ेंगे अपन। 20 साल, 20 साल नौकरी कर लिया, अब 2 महीने बाद प्रमोशन था मेजर सूबेदार का। अगर वो मिल जाता तो नौकरी करते और 4 साल, नहीं तो घर आ जाते। 2 साल और, मतलब 2 महीने और बचे थे। अभी दिवाली से 4 दिन पहले बात हो रही थी मेरी कि अंकल जी आओगे क्या? बोला कि यार छुट्टियां चल तो रही हैं, सैंक्शन हो जाएंगी तो आ जाऊंगा। सही आए वो, है ना। लास्ट कॉल था, 2 महीने से कोई बात नहीं थी, वो फिर हुई थी। मैंने यार, मैंने करी थी। कब? हाँ। हाँ, ये आ गया इस पे देखो। ये पड़ा नीचे वाला, ये वाला। ठीक। हाँ भाई, देखिएगा, हम जो लास्ट टाइम बात कर रहे थे पीरियोडिक टेबल के बारे में, हमने कुछ थोड़ा सा पढ़ा था। और उसी पीरियोडिक टेबल की कुछ महत्वपूर्ण बातें अपन जानते हुए थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ रहे थे, है ना। लास्ट टाइम मैं जो आया था वो यहाँ तक आया था कि जो रेट ऑफ डिफ्यूजन है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके? टेम्परेचर के। अर्थात कहने का तात्पर्य ये है कि विसरण की दर यदि बढ़ेगी तो ताप भी बढ़ेगा, यदि ताप बढ़ेगा तो विसरण की दर भी बढ़ेगी। अगर घटता है तो घटेगी, और ये घटता है तो ताप भी घटेगा। क्लियर है ना? कैसा क्वेश्चन आता है ये भी मैंने आपको बताया था, लिखवाया था, शायद नोट करवाया था ना। उसी प्रकार से इसको पूछा जाता है। ये क्वेश्चन है आपको जो लाइन के रूप में लिखवा रहा हूं, यही क्वेश्चन है जो तुम्हारे एग्जाम में आए हुए हैं। क्लियर है ना? अब ये जरूरी नहीं है कि अपनी आरपीएससी ने पूछे हो इसको, हो सकता है कि आरएसएस भी बोर्ड ने भी पूछ लिया हो, रेलवे ने पूछा हो। ये एग्जाम में घूमते फिरते रहते हुए क्वेश्चन है। क्लियर है ना? तो देखिएगा, इसके बाद में थोड़ा सा अपन आगे चलते हैं। अभी केवल और केवल मैं एटम के बारे में बात कर रहा हूं, परमाणु के बारे में बात कर रहा हूं। यानी कुल मिलाकर के जो डोल्टन साहब ने जो बातें कही हैं उन्हीं के बारे में मैं बात कर रहा हूं। अभी तो अपने को बहुत सारी बातें करनी है। क्लियर? और ये टॉपिक एक ऐसा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, निश्चित रूप से अपने को एक क्वेश्चन देकर के जाता है। क्लियर है ना? तो देखिएगा, नेक्स्ट यहां पर मैंने एक क्वेश्चन और ऐड किया है कि कणों की जो गतिज ऊर्जा है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके? ताप के। किसके भाई? ताप के। मतलब काइनेटिक एनर्जी एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हीट ऑफ पार्टिकल्स एंशिएंट। क्लियर? मतलब क्या कहा है कि कणों की जो गतिज ऊर्जा ताप के क्या होगी? समानुपाती होगी। और यहां पर बताया है कि प्राचीन भारतीय दार्शनिकों ने पदार्थ को 5 मूल तत्वों में वर्गीकृत किया है, जिसे पंच तत्व कहा गया है। ये पंच तत्व तो अपन जानते हैं क्या है। अपनी जो बॉडी है ये
इसको ना तो हम बना सकते हैं ना ही इसको नष्ट कर सकते हैं। प्रकृति का एक नियम है, वो ऊर्जा संरक्षण का नियम आपने पढ़ा होगा, है ना, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। उसमें क्या होता है, ऊर्जा को ना तो हम उत्पन्न कर सकते हैं और ना ही उसको नष्ट कर सकते हैं। जैसे कि घास है, ग्रास को किसने खा लिया, मेंढक ने। कीट खा गए, कीट को किसने खाया, मेंढक खा गया। मेंढक को कौन खा गया, सांप खा गया। सांप को कौन खा गया, बाज खा गया, है ना। बाज को कौन खा गया, बाज मर गया, लोमड़ी खा गई। लोमड़ी को कौन खा गया, शेर खा गया। मतलब ये ऊर्जा का प्रवाह है ना, ये निरंतर चलता रहता है। ऊर्जा को ना तो हम उत्पन्न कर सकते हैं ना ही उसको नष्ट कर सकते हैं। तो यहां पर देखिएगा, कुछ प्राचीन भारतीय दार्शनिक हैं, इन्होंने पदार्थ की 5 मूल अवस्थाएं बताई हैं। ये पांचों अवस्थाएं जब मैं आपकी पहली क्लास थी उसमें जिक्र कर रहा था कि सर ये पांचों अवस्थाएं कौन कौन सी हैं। जैसे कि सॉलिड, दूसरी कौन सी बताई थी, लिक्विड, तीसरा गैस, चौथा प्लाज्मा, और पांचवी कौन सी थी, बीईसी, बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। ऐसे कुल मिलाकर के अवस्थाएं तो 22 होती हैं, लेकिन अपनी जो एनसीईआरटी कहती है वो अपने को 5 तक ही कहती है कि आप 5 अवस्थाओं तक पढ़ेंगे। पहले तो क्या होता था कि अवस्थाओं में परिवर्तन, एक्सचेंज इन फेज, अवस्थाओं में परिवर्तन को लेकर के क्वेश्चन बन जाता था। और हम कक्षा 6 में कभी जब पढ़ते थे तो अपन छोटी छोटी परिभाषाएं, डेफिनेशंस रटा करते थे कि ठोस का द्रव में बदलना गलन कहलाता है, मेल्ट कहलाता है, पढ़ते थे। द्रव का वाष्प में बदलना, लिक्विड का वेपोराइज्ड होना क्या कहलाता है, वाष्पन, वेपोरेशन कहलाता है। इत्यादि परिभाषाएं अपन रटा करते थे, लेकिन अब रटना नहीं है अपने को। अब चौथी अवस्था है प्लाज्मा और पांचवी अवस्था है बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। इनसे लगातार एग्जाम में क्वेश्चन आ रहा है, वो अपन सब चीजें लिखेंगे। क्लियर है ना। तो देखिएगा, ये पांचों तत्व हैं, ये अपन ना भी समझे तो भी अपन जानते हैं। इसमें कौन कौन है भाई, वायु है, पृथ्वी है, अग्नि, जल और आकाश। इनमें से 2-3 के नाम तो हमारे मिसाइल मैन साहब ने मिसाइलों के रखे हैं, है ना, जानते हो ना। राष्ट्रपति कौन थे, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। इन्हीं के नाम पर, इन पंच तत्वों के नाम पर भी ही उन्होंने अपने मिसाइल्स के नाम रखे थे, है ना। चलिएगा, इसके बाद में देखिएगा सर, ये लिख लो आप, है ना, ये सभी पॉइंट्स ये मेरे हाथ से लिखे हुए पॉइंट्स हैं, ये लिख लीजिएगा आप। ये दोनों ही लैंग्वेज में लिखे हुए हैं। जो विद्यार्थी हिंदी मीडियम से हैं वो हिंदी में लिख लें, जो इंग्लिश मीडियम से हैं वो इंग्लिश में लिख लें। हाँ, इसी में लिखिएगा। ये कणों के बारे में ही बात कर रहे हैं, अभी परमाणु के बारे में ही बात कर रहे हैं। कणों की जो गतिज ऊर्जा होती है वो ताप के समानुपाती होती है। लिखते ही बता देना भाई। थोड़ा सा रोज जो पढ़ाया जाए ना उसको पढ़ लिया करो घर पे, है ना, थोड़ा थोड़ा। एकदम से पढ़ोगे, मुझे मालूम है आप साइंस बैकग्राउंड के विद्यार्थी नहीं है, तो दिक्कत आएगी। अगर मेरे से भी कोई जीके पढ़ने के लिए कहे तो मेरे से एकदम से नहीं पढ़ी जाएगी, है ना।
तो ऐसे ही होता है भाई, अपने को कुछ तो त्याग करना पड़ता है करने के लिए, ठीक है। तो थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहिए। 10 लाइनें पढ़ रहे हैं, आपको हो सकता है कि 4 लाइनें याद नहीं हो, 6 तो माइंड में रहेंगी, है ना। और एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, ऑप्शन आपके सामने होंगे, यही ऑप्शन मिलेंगे, क्वेश्चन बैठ जाएगा से। ऐसा नहीं है कि सर पढ़ रहे हैं याद नहीं हो रहा। कोई भी सब्जेक्ट है जो पढ़ते रहते हो याद नहीं होता है तो उसको टेंशन मत करो ज्यादा। सबके साथ ऐसा ही होता है, 100% किसी को याद नहीं होता। समझ पा रहे हो ना? हाँ, तो चिंता नहीं करनी है, अपने को तो लगे रहना है। आरपीएससी उसी को मिलता है जो कंटिन्यू लगा रहता है। समझ पा रहे हो ना? तो लगे रहो कंटिन्यू, सफलता मिलेगी जरूर। देखिएगा, ये छोटी सी बात है, ये आपको उतारना नहीं है। ये जो दार्शनिक है ये कह रहे हैं कि सजीव अथवा निर्जीव यानी लिविंग और नॉन लिविंग जो वस्तुएं हैं ये पंच तत्वों से ही बनी है। प्रत्येक वस्तु पंच तत्वों से बनी है। आधुनिक जो हमारे वैज्ञानिक है, मॉडर्न साइंटिस्ट हैं, ये कहते हैं कि पदार्थ की 5 अवस्थाएं की बात करेंगे हम। कितनी अवस्थाओं की बात करेंगे? 5 अवस्थाओं के बारे में बात करेंगे। अब ये 5 अवस्थाएं साथियों कौन सी हैं? ठोस है, द्रव है, प्लाज्मा है, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट जिसे हम क्या कह रहे हैं? बीईसी कह रहे हैं। क्लियर है ना? तो आपको यहां से एक ये लाइन ऐड करनी है, फिर इन 5 अवस्थाओं के बारे में अपन बात करते हैं। चले, क्लियर है भाई? ये लिख लिया होगा आपने। अब देखो, ये सबसे पहले अपन ठोस के बारे में बात करेंगे जिसे अपन क्या कहेंगे? सॉलिड। अपने पास में भाई एक ये लोहे की छड़ है, या लोहे का कोई टुकड़ा है। मैंने किसी भी स्टूडेंट को कह दिया कि भाई इसको बड़ी आसानी के साथ में आप मोड़ दीजिए, नहीं मोड़ेगा। क्यों भाई? क्योंकि सर यहां कुछ पार्टिकल्स हैं। क्या है? पार्टिकल्स हैं, और ये पार्टिकल्स जिन्हें हम लोहे का बुरादा या कण कहते हैं, ये बहुत ही नजदीक है। एक आकर्षण बल होता है, अट्रैक्शन फोर्स, जिसके कारण ये दोनों
ये जो कण है ये बहुत नजदीक नजदीक स्थित होते हैं, इसीलिए इन्हें तोड़ने के लिए, इन्हें ब्रेक करने के लिए, क्या करने के लिए भाई, ब्रेक करने के लिए बहुत ज्यादा ऊर्जा की आवश्यकता होती है। बहुत ज्यादा ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है। अब ये जो लोहे की छड़ है, इसको अपन बड़ी आसानी के साथ में मोड़ नहीं पा रहे हैं। क्या नहीं कर पा रहे, मोड़ नहीं पा रहे, क्योंकि इसमें दो चीजें होंगी, दो चीजें होंगी जो कि क्या होंगी, फिक्स होंगी। नंबर एक अगर मैं बात करूं तो इसका क्या भाई, आकार, जिसे आप क्या कह सकते हो, साइज कह सकते हैं। दूसरे नंबर पर मैं बात करूंगा इसका आयतन, जिसे आप क्या कहेंगे बेटा, वॉल्यूम कहेंगे। ये दोनों ही क्या होंगे भाई सर, फिक्स होंगे। ये दोनों ही क्या होंगे, फिक्स। अगर इनमें से एक गड़बड़ा जाए तो ये लोहा नहीं रहेगा, ये ठोस नहीं रहेगा। ये क्या नहीं रहेगा, ठोस नहीं रहेगा। समझ पा रहे हो? जैसे कि आप जानते हैं कि धातु जो होती हैं, आगे अपन पढ़ेंगे, वो ठोस होती हैं। सोना क्या है, धातु है, ठोस है। चांदी क्या है, धातु है, ठोस है। लोहा क्या है, धातु है, ठोस है। प्लेटिनम क्या है, धातु है सर, ठोस है। लेकिन कुछ अपवाद भी होते हैं, जैसे कि क्या, सोडियम है। सोडियम क्या है, धातु है, लेकिन सर इसे हम आसानी से किससे काट सकते हैं, चाकू से काट सकते हैं। क्वेश्चन आया था एग्जाम में, अभी लैब अटेंडेंट का एग्जाम हुआ था। ऐसी कौन सी धातु है जिसे आसानी से चाकू से काटा जा सकता है। उसके बाद इसी क्वेश्चन को दोबारा से घुमा फिरा करके पूछा कि ऐसी कौन सी धातु है जिसे केरोसिन के तेल में रखा जाता है, सोडियम है, पोटेशियम है। इस क्वेश्चन को तीसरे रूप में पूछा जाता है कि सबसे ज्यादा अभिक्रियाशील जो धातु है, रिएक्टिविटी का जो गुण रखती है, वो कौन सी धातु रखती है। सर सोडियम और पोटेशियम रखती है। अगर इन्हें खुला छोड़ दिया जाए तो ये वायु और नमी के संपर्क में आते ही तुरंत क्या पकड़ती हैं, आग पकड़ती हैं, जलने लग जाती हैं। तो कई सारी चीजें अपन आगे पढ़ेंगे। तो धातुओं का जो मेन प्रॉपर्टीज होती है वो सब ठोस होती हैं। कैसी होती हैं, ठोस। और ठोस क्या है, जिसका आकार और आयतन, साइज और वॉल्यूम दोनों क्या होते हैं, फिक्स होते हैं, वो क्या कहलाते हैं, सॉलिड्स कहलाते हैं। और याद रखिएगा, इनको तोड़ने के लिए हमें बहुत ज्यादा एनर्जी की आवश्यकता पड़ती है। कारण क्या है, क्योंकि सर यहां पर जो पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत ही पास पास स्थित होते हैं। एक बार लिख लीजिएगा। हालांकि ये रटने की चीजें नहीं है, समझने की चीजें, समझ में भी आ गई होगी, लेकिन फिर भी लिख लो आप। ये पानी ठीक है, मैं पी सकता हूं। हाँ भाई, पीछे हो गया गुरुजी, चलें आगे। ठीक। हाँ भाई पीछे, मनस, हो गया। फिर लिखना लिक्विड।
लिक्विड। समझिएगा, अपने पास में ये तीन पात्र हैं। और इस पात्र में अपने पास में 3 लीटर जल है। 3 लीटर क्या है? जल है। बोला कि सर इसको निकाल करके किस में डाल दो? ट्रायंगल में डाल देंगे तो इस पानी का आकार कैसा हो जाएगा? इस ट्रायंगल जैसा हो जाएगा। 3 लीटर ही है, इधर से निकाला, इधर डाल दिया, ये स्क्वायर बन गया। क्या क्या चेंज हो रहा है यहां पर? आकार चेंज हो रहा है, आयतन में कोई चेंज नहीं है ना। तो अपन कह सकते हैं वे सब्सटेंस जिनका आकार लगातार कंटिन्यू क्या होता है? बदलता रहता है, लेकिन आयतन कभी भी नहीं बदलता है, वो क्या कहलाते हैं? इज कॉल्ड लिक्विड। वो क्या कहलाएंगे? द्रव कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे भाई? द्रव कहलाएंगे। तो यहां पर साइज है ना, यहां पर लिख सकते हैं सर क्या? चेंज। और इधर हम लिख सकते हैं नो चेंज। नो चेंज। अब हमने कभी ना कभी तैराकी जरूर की होगी, क्लियर? पानी को पीछे खींचते हैं, थोड़ा बहुत तो भाई जोर आता है अपने को, है ना। लेकिन ऐसा नहीं है कि जितना अपने को ब्रेक करने के लिए ठोस को जितना दम लगाना पड़ता है उससे कहीं कम अगर अपन दम लगाएंगे तो यहां पर ये कौन ब्रेक हो जाएंगे? लिक्विड। क्यों? क्योंकि सर एक कहानी है कि इनके जो पार्टिकल्स होते हैं वो सॉलिड की अपेक्षा थोड़े दूर दूर होते हैं, इसीलिए इन्हें तोड़ने के लिए ठोसों की अपेक्षा कम ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है। क्लियर है ना? रटना नहीं है भाई अपने को, केमिस्ट्री तो बिल्कुल भी रटना नहीं है, ना बायोलॉजी को रटना है। फिजिक्स में 2 4 5 बातें होंगी आपके लिए, उनको मैं रटवाऊंगा। क्लियर है ना? हाँ, बस मुझे तो 5 क्वेश्चन ठीक करवाने हैं आपके 10 नंबर के, मुझे नहीं पता और क्या है ना। ना मुझे साइंस आता है इतना, ठीक है। बस इतना ही आता है कि आपके 5 क्वेश्चन गलत नहीं होंगे, ठीक है भाई। हाँ, देखिएगा ये समझ में आया कि नहीं आया? अब ये तो जरूरत है नहीं लिखवाने की भाई इनको तोड़ने के लिए ठोसों की अपेक्षा कम ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है। क्लियर है ना? चलूं आगे। हाँ भाई पीछे गुरुजी चलें क्या? हाँ, जग? अच्छा ये जल भरा नहीं है क्या? भर लो। चलें आगे, ठीक है। अब बोलो क्या लिखेंगे हम? गैस। दो चीजों की बात करेंगे, क्या क्या भाई? साइज और वॉल्यूम। दोनों ही क्या होंगे? अनफिक्स होंगे, निश्चित नहीं होंगे। ये अपना रूम है, यहां ऑक्सीजन भी है ना, कार्बन डाइऑक्साइड भी है कि नहीं है?
अपने को दिख नहीं रहा है, अपन यूं कर रहे हैं, ये टूट रहे हैं, है ना के बराबर ऊर्जा की आवश्यकता पड़ रही है इनको तोड़ने के लिए। इतना याद रखना है, ज्यादा कुछ याद नहीं रखना है। क्लियर है ना? क्यों? क्योंकि सर जो पार्टिकल्स होते हैं वो लिक्विड और किसकी भाई अपेक्षा, सॉलिड की अपेक्षा बहुत दूर दूर स्थित होते हैं, बहुत दूर दूर स्थित होते हैं। इसीलिए इन्हें ब्रेक करने के लिए, तोड़ने के लिए ना के बराबर एनर्जी की आवश्यकता, ना के बराबर ऊर्जा की आवश्यकता पड़ेगी। क्लियर है ना? चलिएगा, अब देखो यहां पर मैं सीधा आपको प्लाज्मा लिखवा सकता हूं, लेकिन मैं नहीं लिखवाऊंगा। अभी यहां पर एक छोटा सा कई बार क्वेश्चन निकल जाता है ना? वो क्वेश्चन क्या है एक बार उसको देख लेते हैं। क्लियर है? लिखना नहीं है अभी, किसी को समझना है। अपने पास में तीन चीजें हैं भाई, सॉलिड है, लिक्विड है, और क्या है भाई, गैस है। पहला क्वेश्चन, मैं कॉपियां नहीं भरवाऊंगा भाई। क्लियर है ना? कि वे पदार्थ जो ठोस से किस में बदल जाते हैं, लिक्विड में बदल जाते हैं, तो यह प्रक्रिया गलन कहलाएगी। नहीं लिखवाऊंगा, है ना? ये बहुत छोटी बातें हो जाती हैं, हम बहुत बड़े गुरुजी हो गए अब, है ना? हाँ, तो देखिएगा, याद रखिएगा, सॉलिड का लिक्विड में बदलना सर गलन, गलन को कहते हैं मेल्ट। क्या कहेंगे भाई? मेल्ट कहेंगे। एमपी और बीपी पढ़ते हैं आप, मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट। एक ऐसा बिंदु जहां पर जल ठोस से लिक्विड में चेंज हो जाए और लिक्विड से वाष्प में चेंज हो जाए। क्लियर है ना? वाष्प में चेंज होगा तो इसको बॉइलिंग पॉइंट कहेंगे, उबलने लग जाएगा, वाष्प में कन्वर्ट हो जाएगा। और गलन कहेंगे, वो ठोस है तो किसमें, लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो एमपी बीपी बोलते हैं इसको। इसके बाद में ये लिक्विड है ना सर, ये किस में कन्वर्ट हो गया, किस में, गैस में। इसको क्या कहोगे? वाष्पन कहेंगे। क्या कहेंगे? वाष्पन। वाष्पन बोले तो वेपोरेशन। क्या कहोगे भाई? वेपोरेशन। अगर गैस किस में कन्वर्ट हो जाए भाई, लिक्विड में कन्वर्ट हो जाए, इसको क्या कहोगे? संघनन, कंडेंसन, संघनन, कंडेंसन। क्लियर है ना? अगर ये लिक्विड किस में भाई, सॉलिड में कन्वर्ट हो जाए तो इसको क्या कहोगे? हिमांक कहेंगे। क्या कहेंगे? हिमांक। हिमांक बोले तो फ्रीजिंग। रटते थे हम ये सब, कक्षा छठी सातवीं में हम रटते थे ये सब, है ना? रटना नहीं है, उस वक्त बचपन था, है ना? खेलते थे, कूदते थे, है ना? पढ़ते नहीं थे। किसी ने कहा है कि बोला कि रोको मत साहब इन नन्हे कदमों को दौड़ने दो, रोको मत इन नन्हे कदमों को दौड़ने दो, जिंदगी बहुत भगाती है बचपन गुजर जाने के बाद। अब भग रहे हैं हम, लगातार भगेंगे। समझ रहे हो ना? आज हम कोचिंग कर रहे हैं, ये हमारी कहीं ना कहीं कमी है।
मैं हकीकत बता रहा हूं, जिसको कक्षा 6 से लेकर के 12वीं तक की बुकें याद हैं उसको कोचिंग करने की आवश्यकता ही नहीं है। हाँ, यही करो, हकीकत है। तुम खुद को साल 6 महीने टाइम दे लो, देखना अपने आप निखार आ जाएगा। लेकिन हम तो बावड़े हो रखे हैं। हाँ, वहां जाएंगे, वो बुक खरीद लेंगे, सिलेक्शन हो जाएगा। नहीं, कितने विद्यार्थी हैं जिनके पास में 6 से 12 की बुकें हैं? एक है। किस सब्जेक्ट से कर रहे हो तैयारी? कॉमर्स से कर रहे हो? हाँ, ये थोड़े से कॉमर्स वाले ना भाई खतरनाक आदमी होते हैं। हाँ। हाँ, कर लो जो भी करो ना, सभी समझदार हो, समझाने की जरूरत नहीं है। अच्छा, अब कई बार अपने से ये पूछ लेता है, सॉलिड है ना, किस में कन्वर्ट हो जाता है भाई? गैस में, बिना द्रव में बदले। दीपावली पे पूजन तो हम सभी ने किया था, है ना? कपूर जलाया होगा, लिक्विड भी नहीं बना, गैस भी बन गई, है ना? तो इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? ऊर्ध्वपातन। क्या कहते हैं? ऊर्ध्वपातन को क्या कहते हैं हम? सब्लिमेशन। क्या कहते हैं भाई? सब्लिमेशन कहते हैं। आजकल एक क्वेश्चन अपने से और पूछता है, गैस का किस में बदलना? सॉलिड में बदलना। क्या कहलाता है? निक्षेपण। निक्षेपण को कहते हैं डिपोजिशन। डिपोजिशन कहेंगे। लिख लो इसको। अभी दे। एक बार इसको लिखो, फिर मैं एग्जांपल समझाता हूं। ये जो ऊर्ध्वपातन है, इन दोनों के एग्जाम्पल लिखवाता हूं। ये तो आपको सब समझ में आ गया, इन्हीं का लिखवा देता हूं। नोट्स? नोट्स भी देंगे? बाहर तो यार नहीं रखवाए मैंने, बाकी आपको नोट्स मिल जाएंगे। हाँ, दे देंगे। पीडीएफ दे दूंगा तो पढ़ने नहीं आओगे, और पीडीएफ से किसी का सिलेक्शन नहीं होगा। हाँ, देखिएगा, ऊर्ध्वपातन जो है, लिख लो आप, मैं आगे नहीं चल रहा हूं। इसका एग्जाम्पल यहां पर लिखना है अपने को, नौसाधर। नौसाधर को ही हम हिंदी में कहते हैं कपूर। एक उदाहरण है इसका, NH4Cl। NH4Cl को क्या कहोगे आप? अमोनियम क्लोराइड।
निक्षेपण, ये देखिएगा कहीं पर भी इसका जिक्र नहीं कर रखा है हमारी बुकों में, लेकिन मैं ये आपको नॉलेज के लिए बता रहा हूं, ठीक है। जैसे कि आपने देखा होगा कि अब सर्दी के दिनों में अपन गर्म पानी से नहाएंगे। मम्मी को ऑर्डर दे दिया कि मम्मी मैं गर्म पानी से नहाऊंगा, पानी गर्म कर दो, है ना। तो कई बार ऐसा होता है कि चूल्हे पे जब हम पानी गर्म करते हैं तो जो जिस पात्र को हमने ढक रखा है उसके नीचे वाइट वाइट सी परत जम जाती है। वाइट वाइट सी क्या जम जाती है? वो क्या है? निक्षेपण है, डिपोजिशन। क्लियर है बेटा? चलें आगे, ठीक है। अब चौथी अवस्था देखिएगा, चौथी अवस्था यहां पर बताया गया है प्लाज्मा। ध्यान से सुनिएगा, प्लाज्मा क्या है इसके बारे में हम बात करते हैं। प्लाज्मा एक ऐसी अवस्था है जो अत्यधिक ताप और दाबांतर के कारण उत्पन्न होती है। अत्यधिक ताप के कारण, अत्यधिक दाब के कारण उत्पन्न होती है। बहुत ही ज्यादा टेम्परेचर और बहुत ही ज्यादा प्रेशर के कारण ये अवस्था जो है उत्पन्न होती है। इसकी खोज जो है इस प्लाज्मा की, एक वैज्ञानिक है जिनका नाम है विलियम क्रूक्स। लिखवाऊंगा मैं, क्या नाम है? विलियम क्रूक्स। और इसका जो नामकरण किया है, नोमिनाइजेशन जो किया है, वो एक व्यक्ति है जिनका नाम है लेग्यूमर। क्या नाम है? लेग्यूमर। आपको मालूम है पैदा तो हमारे माता पिता ने हमें कर दिया है, लेकिन घर में भाई बुआ है, फूफा जी हैं, चाचा हैं, चाची हैं, कोई ना कोई हमें नाम दे ही देता है, दे देता है ना। किसी का कालिया है, किसी का दौड़िया है। नाम तो कुलदीप है लेकिन कालिया कहते हैं, है ना। तो ये नामकरण ये भी इंपॉर्टेंट है। कई बार एग्जामिनर ऐसे क्वेश्चन कर लेता है नाम को लेकर, खोज को लेकर, तो इनके बारे में भी हम बात करेंगे। देखिएगा यहां पर जो प्लाज्मा है ये पृथ्वी की अपेक्षा ब्रह्मांड में पदार्थ की सर्वाधिक सामान्य अवस्था प्लाज्मा है। इस अवस्था में पदार्थ के कण अत्यधिक ऊर्जा युक्त, उत्तेजित तथा आयनीकृत गैसीय रूप में होते हैं। क्लियर है ना? प्लाज्मा, the most common state of matter in the universe as compared to the earth is plasma. In this state the particles of matter are in highly energetic, excited and ionized gases form. क्लियर है ना? मेरा कहने का मतलब यह है कि ये जो अवस्था है ये बहुत ज्यादा अत्यधिक तापांतर और दाबांतर के कारण उत्पन्न होती है। अब इसमें से क्वेश्चन कैसे कैसे बनते हैं, इसमें से क्वेश्चन कैसे बनते हैं इसको हम नोट करेंगे। जैसे कि कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि ब्रह्मांड में, यूनिवर्स जो है, इसमें सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली कोई अवस्था पूछ ली जाए तो कौन सी अवस्था होती है भाई? प्लाज्मा होती है। कई बार अपने से बात करता है कि स्टार्स जो होते हैं, तारे जो होते हैं, तारे चमकते क्यों हैं? तारे चमकते क्यों हैं? हाँ, प्रकाश की बहुत सारी घटनाएं हैं, है ना। तारों का चमकना, प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन, प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परिवर्तन। अगर मैं आपसे कह दूं कि तारों का टिमटिमाना, तो क्या है? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का अपवर्तन है। प्रकाश का क्या है? अपवर्तन। बात करेंगे अपन आगे, समझ रहे हो ना? शायद प्रकाश टॉपिक दिया हुआ है अपने, है ना। तो सभी बातें करेंगे अपन। ये बहुत सारी प्रकाश की घटनाएं होती हैं। फिर अपने से क्वेश्चन पूछता है कि जो रेडियो तरंगे हैं, जो रेडियो वेव है, इनके लिए कौन सी अवस्था उत्तरदायी होती है? प्लाज्मा होती है। ऐसी कौन सी अवस्था है जिसमें स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन और आयन पाए जाते हैं? कौन सी है? प्लाज्मा अवस्था है। कई सारे क्वेश्चन बने हुए हैं यहां से, मैं सभी नोट करवा देता हूं। क्लियर है ना? तो देखिएगा, इससे पहले भाई अपने को यहां पर लिखना है प्लाज्मा। प्लाज्मा, सबसे पहले इसकी खोज लिख लीजिएगा आप। डिस्कवर्ड बाय प्लाज्मा, या वो प्लाज्मा कौन है? लिख लो, विलियम क्रूक्स। विलियम क्रूक्स।
विलियम क्रूक्स। इसका नोमिनाइजेशन जो किया है वो एक व्यक्ति है भाई, जिनका नाम अपने को याद रखना है, लेग्यूमर। लेग्यूमर। क्या याद रखना है? लेग्यूमर। इसकी जो उत्पत्ति होती है, ओरिजिन, बहुत शॉर्ट रूप में लिखवा देता हूं, ताप, टेम्परेचर, और यहां पर लिख सकते हैं प्रेशर। एक आवश्यक शर्त है इसकी, उत्पत्ति जो होती है वो बहुत ज्यादा ताप और बहुत ज्यादा दाब के कारण होती है। बहुत ज्यादा ताप और बहुत ज्यादा दाब होता है यहाँ पे। क्लियर है ना? याद रखिएगा। अब सर अगला क्वेश्चन है ना, यहां से पूछा गया है, लिखा नहीं होगा शायद अभी आपने, है ना? यह अत्यधिक ताप और दाब के कारण उत्पन्न होती है। अत्यधिक ताप और दाब के कारण क्या होती है भाई? उत्पन्न होती है। आगे आप लिखेंगे यूनिवर्स, सर्वाधिक, मैक्सिमम मात्रा में, क्वांटिटी में पाई जाती है। सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है ब्रह्मांड में। क्लियर है ना? इसके बाद में सर इसकी जो प्रेजेंसी है, कहां पर भाई? स्टार्स पर भी है। गया कौन है स्टार्स पर? लेकिन ये सब अनुमान लगाया जा रहा है। तारे चमकते क्यों हैं? आपने कहा कि सर प्रकाश के अपवर्तन के कारण, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण, जिसे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहते हैं, है ना? क्यों है सर? जो आपतन कोण होता है और परावर्तन कोण होता है, आपतन कोण का मान जो क्रिटिकल एंगल होता है क्रांतिक कोण से क्या होता है? ज्यादा होता है। एक स्थिति होती है जहां पर 90 डिग्री रहता है, 90 डिग्री रहता है ना? ये अपन बात करेंगे जब प्रकाश की घटनाएं पढ़ेंगे तब, है ना? बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं यहाँ पर, एक एग्जाम्पल से ही काम नहीं चलेगा। तो देखिएगा इसकी जो प्रेजेंसी है वो स्टार्स पर भी बताई गई है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, मैं भी आपकी तरह कहीं ना कहीं से पढ़ा है मैंने, याद रखिएगा। अब यहां पर एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है, इसको आप स्टार मार्क जरूर लगा लें। रेडियो वेव्स के लिए उत्तरदायी अवस्था है। रेडियो तरंगों के लिए उत्तरदायी अवस्था कौन सी अवस्था है? प्लाज्मा ही है। कौन सी है भाई? याद रखिएगा एक पॉइंट और है, इसमें स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन व आयंस पाए जाते हैं। स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन और कौन मिलते हैं? आयंस मौजूद होते हैं। एकमात्र ऐसी अवस्था है जिसमें स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन और क्या होते हैं? आयंस होते हैं। याद रखिएगा, कई बार ये वाला क्वेश्चन मिलता है, कई बार ये वाला मिलता है, दोनों ही इंपॉर्टेंट है। ये अपन जो क्वेश्चन आपको देंगे, ठीक है ना, उनमें भी आपको मेंशन मिलेगा। ये क्लियर है ना? अब एक पांचवी अवस्था हो रहा है, देखिएगा। चले भाई आगे अगर लिख लिया हो तो, यहां पर
देखो, ये कह रहा है कि प्लाज्मा के कारण ही सूर्य व तारों में क्या होती है, चमक होती है। ये अपनी थोड़ी सी किताबी लैंग्वेज है ना, जो अपने को पढ़ने में भी थोड़ा सा दिक्कत आती है, और क्वेश्चन आता है तो सोल्व भी नहीं होता है, याद नहीं रह पाता है ना, तो इसको मैंने थोड़ा सा डिफाइन करके लिखवाया है। क्लियर है? इसके बाद देखिएगा, एक यहां पर होती है फ्लोरोसेंट ट्यूब। कौन सी ट्यूब? फ्लोरोसेंट ट्यूब। ये कुल मिलाकर के इसको जो हम पढ़ेंगे भी इसी से पहले प्लाज्मा को लेकर ही पढ़ते हैं। ये क्या होता है ये आपको समझना है, हालांकि इसको मैंने लिखवा दिया आपको, है ना। ये क्या कह रहा है, फ्लोरोसेंट ट्यूब में हीलियम। ये हीलियम क्या है भाई? आपको मालूम है हाइड्रोजन हीलियम। हीलियम एक गैस होती है जो सबसे लाइट वेट होती है, सबसे हल्की होती है ना। हाँ, जिसको कहां पर भरा जाता है, गुब्बारे में। और कहां पर? गुब्बारे में जो हीलियम नहीं होता है वो हाइड्रोजन, एक प्रकार से हाइड्रोजन हीलियम एक ही है ना। वैसे हाइड्रोजन है ना, इसकी कहानी अलग है। अपन आवर्त सारणी पढ़ते हैं, पीरियोडिक टेबल पढ़ते हैं, 18 वर्ग हैं, मैं पहले भी बात कर रहा था, और 18वें वर्ग को हम कहते हैं ना आगरकर 0 रन पर आउट, मतलब याद कर रखा है मैंने। तो वहां पर अपने को विभिन्न गैसें मिलेंगी, जैसे कि हाइड्रोजन है, नियोन है ना, क्रिप्टोन है, जीनोन है, रेडोन है। ये सारी गैसें हैं, ये नॉन रिएक्टिविटी गैस है, मतलब ये किसी के साथ में क्रिया ही नहीं करती है। आपने एक चीज और देखी होगी कि जो हाइड्रोजन होता है, हाइड्रोजन में, हाइड्रोजन को आवर्त सारणी में कोई स्थान दिया ही नहीं गया है, आवर्त सारणी में कोई स्थान नहीं दे रखा है। अगर अपने से क्वेश्चन कर दे कि आवर्त सारणी का पहला तत्व कौन सा है, फर्स्ट एलिमेंट ऑफ पीरियोडिक टेबल, सर हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन को वास्तविक रूप से आवर्त सारणी में कोई स्थान नहीं दिया गया। कारण क्या है? ये 7-8 भाइयों का परिवार था। ये जो गैसें हैं इनको 7-8 भाई बताया गया है, और 7-8 भाइयों का परिवार था। हाइड्रोजन एक ऐसा था जो सबसे ज्यादा ज्ञानी था, सबसे ज्यादा ज्ञानी था। इन 7-8 भाइयों ने भाई कहा कि, बोला कि हम भाई है ना कभी अलग नहीं हो सकते, हम जुदा नहीं हो सकते। बोला कि क्यों? बोला कि नहीं होंगे, भाइयों का प्रेम है। तो हाइड्रोजन कहता है कि, बोला कि हम शादी भी नहीं करेंगे, शादी कर लेंगे तो हो सकता है कि कभी अनबन हो जाए, और बोला कि हमारा परिवार बिखर जाए। ऐसे बोलते हैं ना, कभी एक मयान में 2 तलवार नहीं रह सकती, ऐसे बोलते हैं ना। तो बोला कि हो सकता है कि कभी अपने भाइयों के बीच में कभी दरार आ ही जाएगी, हम शादी नहीं करेंगे। बोला कि डन। सभी मस्त हो गए, स्वस्थ हो गए, बोला कि हम शादी नहीं करेंगे। अब कई दिनों की बात हो गई, इन्हीं में से पहला जो तत्व है जिसका नाम आपने लिया है, कौन? हाइड्रोजन। वो रात को परिवार से गायब हो जाता है। रात को परिवार से क्या हो जाता है? गायब हो जाता है, चला जाता है। अब खोए हुए व्यक्ति को तो ढूंढा जरूर जाता है, ढूंढा जाता है ना। तो अन्य जो परिवार के सदस्य थे, भाई बंधु, वो उसको ढूंढने के लिए निकल पड़ते हैं। कई दिनों के ढूंढने के बाद में मिलता है। देखे जाओ क्या है, क्या है? कार्बोक्सिलिक अम्ल। क्या है? H2SO4, सांद्र सल्फ्यूरिक एसिड। एथेनॉल, है ना। CH4, मेथेन। क्या है? एसिटिक अम्ल। क्या है? ऐसे मैं कई सारे नाम लिख दूंगा, सबके साथ में क्या मिलेगा हमें? हाइड्रोजन। इसने तो पूरा शादी नहीं, पूरा सादा ही रचा लिया, कईयों के साथ में कर लिया भाई, है ना। जिसके साथ देखें उसी के साथ में हाइड्रोजन ने क्या रचा ली? शादी रचा ली। अरे बोला कि दुष्ट, बोला कि हाँ।
ब्रह्म दुष्ट है ये तो, दुष्ट नहीं ब्रह्म दुष्ट है। बोला कि तूने तो ये कहा था कि हम तो शादी नहीं करेंगे। बोला कि भाई अपने बस की बात नहीं है ये, हमने तो कर लिया। बोला तब से इन सभी भाइयों ने एक घोषणा की, बोला कि अब इसको हम फैमिली में नहीं रखेंगे, इसको बाहर निकालेंगे। तब से इसको बाहर निकाला हुआ है। इसीलिए इस हाइड्रोजन को आवारा तत्व के नाम से भी हम जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? आवारा तत्व के नाम से। जो ऐसे घूमते फिरते हैं, है ना, कला संस्कृति में जो जिनकी शादी नहीं होती उनको क्या कहते हैं? अरे गांव में क्या बोलते हैं? रंडवा नहीं होता है वो, ईला होता है वो, कुंवारा। क्या होता है? कुंवारा होता है, रंडवा नहीं होता है। हाँ, जिनकी शादी नहीं होती है वो कुंवारा होते हैं, है ना। जिनकी वाइफ मर जाती है ना वो रंडवे हो जाते हैं। क्लियर है ना? हाँ हाँ, करेंगे आगे बात। तो याद रखिएगा, ये फ्लोरोसेंट ट्यूब के बारे में बातें चल रही थी। हीलियम या पारे की वाष्प तथा नियोन बल्ब में नियोन गैस होती है। इनमें विद्युत ऊर्जा प्रवाहित करने पर ये पदार्थ आयनीकृत होकर प्लाज्मा अवस्था बनाते हैं जो चमक उत्पन्न करते। सीधा पूछा जाता है कि बल्ब व जो ट्यूबलाइट होती है इसमें कौन सी गैस भरी रहती है? नियोन भरी रहती है। क्लियर है ना? क्यों? क्योंकि सर ये क्या हो जाते हैं? आयनीकृत, आयोनाइजेशन हो जाता है इनका, आयनीकृत हो जाते हैं, जिसके कारण ये क्या करते हैं भाई? चमक उत्पन्न करते हैं। क्या उत्पन्न करती हैं? चमक उत्पन्न करती है। ठीक है, लस्टर जिसको चमक बोलते हैं, चमकशीलता। क्लियर है ना? लिखवा दिया है मैंने। आगे बात आती है बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। देखिएगा, एक बहुत बड़े भौतिकविद हैं जिनका नाम अल्बर्ट आइंस्टीन है। जानते हो ना आइंस्टीन? वही आइंस्टीन जिसकी बुद्धि है ना वो बहुत ज्यादा है, आईक्यू लेवल। आप पढ़ते हैं वो बुद्धि लब्धि का सूत्र भी पढ़ते हैं, MA/CA/100 पढ़ते हैं, है ना। ज्यादा नहीं आता है, थोड़ा बहुत याद है, कहीं पढ़ा था मैंने इसे। वास्तविक आयु बटा मानसिक आयु गुना 100 होता है, MA/CA/100 होता है ना। और बुद्धि लब्धि जैसे जैसे अपन निकालते हैं तो कुछ अपने पास में आंकड़े आते हैं, उनके अनुसार अपन ये भी ज्ञात कर लेते हैं कि बुद्धि के भी टाइप होते हैं, टाइप ऑफ इंटेलिजेंस। बुद्धि के भी प्रकार होते हैं। कौन कौन सी बुद्धि होती है? कई सारी बुद्धि होती है, जड़, मूढ़, मूर्ख, है ना, औसत, सामान्य, प्रतिभाशाली, सृजनशील, है ना। ये अलग अलग बुद्धि वाले बच्चे होते हैं, तो अपन निकालते हैं। इसमें भी आप याद करते होंगे, जम्मू में खब्दू पिया तिराही खड़ी प्रतिभा, कुछ ऐसा पढ़ा था मैंने कहीं। ये बुद्धि के प्रकार होते हैं। तो साथियों, बुद्धि भगवान की देन होती है। साइंस इस बात को कैसे प्रूव करता है? अपना जो माइंड होता है इसके 3 पार्ट होते हैं। कितने पार्ट होते हैं? 4 पार्ट, मिड पार्ट और हिंड पार्ट। सबसे पीछे का भाग, बीच का भाग और सबसे अग्र भाग। अग्र भाग जो होता है इसमें एक संरचना होती है जिसको हम प्रे मस्तिष्क बोलते हैं। क्या बोलते हैं? और अंग्रेजी में इसे प्यार से हम कहते हैं सेरेब्रम। क्या कहते हैं भाई? सेरेब्रम। हमारा साइंस ये कहता है कि जिस व्यक्ति का प्रे मस्तिष्क ज्यादा होता है, सेरेब्रम भाग ज्यादा होता है, वह व्यक्ति उतना ही क्या है? बुद्धिमान है। उतना ही क्या है? बुद्धिमान। तो अल्बर्ट आइंस्टीन जो थे उनका दिमाग है ना सामान्य से बहुत तेज था, आईक्यू लेवल बहुत ज्यादा है ना। कभी स्कूल गया ही नहीं, फिर भी E = MC², C², स्पीड ऑफ लाइट, प्रकाश की चाल कितनी होती है भाई निर्वात में, वैक्यूम में? सर 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। चाल ज्ञात कर दी, प्रकाश की चाल को बता दिया। तो एक तो अल्बर्ट आइंस्टीन, एक व्यक्ति है सत्येंद्रनाथ बोस। कौन है भाई? सत्येंद्रनाथ बोस। उन दोनों ही भौतिक विदों के आधार पर इस अवस्था का नाम रख दिया गया बोस आइंस्टीन कंडेंसेट, BEC। BEC का पूरा नाम है बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। नाम क्यों रखा गया? कोई अच्छा काम करता है तो आपको मालूम है उसके नाम पे कुछ ना कुछ रख दिया जाता है।
बहुत सारे शहीद हैं, उनके नाम पर गांव का स्कूल का नाम चेंज कर दिया जाता है, गांव का नाम चेंज कर दिया जाता है। अच्छे काम, इन्होंने अच्छा काम किया है, इसलिए इसका नाम क्या रख दिया, बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट। देखिएगा वायु के घनत्व डेंसिटी, सामान्य वायु के घनत्व के 1,00,000वें भाग जितने कम घनत्व वाली गैस को बहुत ही कम ताप पर ठंडा करने पर बीईसी अवस्था प्राप्त होती है। मतलब बहुत ज्यादा गर्म कर दिया जाए और बहुत ज्यादा क्या कर दे, ठंडा कर दे, तो उस बहुत ठंडे ताप पर, बहुत कम ताप पर हमारे को जो अवस्था प्राप्त होती है वो कौन सी अवस्था होती है, बीईसी होती है। कौन सी अवस्था होती है भाई, बीईसी। क्लियर। इसके बाद में देखिएगा 1920 में भारतीय वैज्ञानिक सत्येंद्र नाथ बोस तथा अल्बर्ट आइंस्टीन ने बीईसी के बारे में सर्वप्रथम बताया था। अब इन्होंने क्या किया भाई, याद रखिएगा, ये जो सत्येंद्र नाथ बोस है, इन्होंने एक द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण दिया। ये हमारे से एग्जाम में पूछा जाता है। क्या दिया सर, द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण, द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण, मास एनर्जी इक्वेशन। क्लियर है ना। ये क्या था सर, E बराबर क्या था, mc स्क्वायर था। ये याद रखिएगा, ये सीधा आपको ऑप्शन में मिलेगा और कहेगा कि द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण है। अगर हमें मालूम है कि द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण यही है तो हमें ऑप्शन को शायद ठीक करने में कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। अब ये अपने से पूछेगा नहीं कि सर यहां पर E क्या है, M क्या है, C क्या है, लेकिन फिर भी मैं लिखवा देता हूं, E बराबर क्या है सर, एनर्जी है, M बराबर क्या है, मास है, और C स्क्वायर यहां पर क्या है, स्पीड ऑफ लाइट। लिख लीजिएगा इसको। हाँ, किस में, वैक्यूम में। मैंने बताया 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। फिर जल में होती है 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। फिर कांच में होती है 2.0 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। फिर रॉक साल्ट और नाइलॉन में होती है 1.96 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। लिखवाऊंगा मैं सब चीजें। हाँ, ये लगभग 1,00,000वें भाग है, 1,00,000वें भाग। हो गया, चलें आगे। पीछे करूं, हाँ बिल्कुल समझाऊंगा। प्रकाश पढ़ेंगे ना जब। वैसे आवर्तन, अपवर्तन और परावर्तन है ना। तो परावर्तन में क्या होता है कि प्रकाश की किरण जिस माध्यम से लौट करके आएगी, डेंसर से आएगी, किसमें, रेरर में, सघन माध्यम से विरल में आएगी, तो विरल माध्यम से टकरा करके वो वापस उसी दिशा में लौट जाएगी। ये तो होता है परावर्तन, रिफ्लेक्शन। और अपवर्तन क्या होता है, वो उसी दिशा में ना लौट करके अन्य दिशा में क्या हो जाएगी, डिवेट, विचलित हो जाएगी। इसको कहते हैं अपवर्तन, है ना। कई सारी चीजें अभी पढ़ेंगे अपन, है ना।
बहुत सारे एग्जाम्पल भी है भाई। प्रकाश नहीं है तो देखते हैं, प्रकाश वैसे है नहीं, फोर्स फोर्स दे रखा है, फिर भी लिखवा दूंगा मैं, बहुत टाइम बचेगा अपने पास, है ना। सानिया सर इंग्लिश में बता दीजिए सर प्लीज। सानिया पता नहीं आपने कब सीख बोला था, है ना।